नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब दुनिया के देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश तेज हो गई है। दोनों ही देशों की तरफ से डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं। इस मामले में पाकिस्तान हिंदुस्तान की नकल करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही वो धमकी भी दे रहा है कि हिंदुस्तान पानी को हथियार नहीं बनाए। ऐसे में पाकिस्तान का साथ देने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ चीन खुलकर सामने आया है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हिंदुस्तान विरोधी देशों से करीबी बढ़ा रहा है अमेरिका, लश्कर आतंकी को दी व्हाइट हाउस में एंट्री। यूक्रेन और रूस जंग को रोकने की कोशिश में जुटे ट्रंप, पुतिन से फोन पर की बात। 3 साल से चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच जंग। इजराइल ने गजा में खाद्यान्न सामग्री की सप्लाई में दी राहत, साथ ही हमले भी किए तेज। और चलते चलते में देखेंगे पृथ्वी के अंदर मिले हाइड्रोजन के विशाल भंडार को, जिससे लाखों साल तक पैदा हो सकती है बिजली। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर, हड्डियों तक फैली बीमारी, ट्रंप ने जताया दुख। रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप समर्थक नेता जॉर्ज सिमियन की हार, यूरोपीय यूनियन सपोर्टर निकुसो डैन जीते। पाकिस्तान में रिहैब सेंटर पर भीड़ ने धावा बोला, 120 से ज्यादा नशेड़ियों को भगाया। पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में किसी को भी बहुमत नहीं, 1 जून को आखिरी चरण। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन तनाव बरकरार है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच सीज फायर के बाद किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। हिंदुस्तान की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की पोल खोलेंगे और हिंदुस्तान की कार्रवाई के बारे में जानकारी देंगे। तो पाकिस्तान भी इसी तरह की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही वो हिंदुस्तान को धमकाने की कोशिश भी कर रहा है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। अगर हमारा पानी रोका गया तो इससे ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जो पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। अरब न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाया गया कोई भी कदम लाल रेखा को पार कर जाएगा। पाकिस्तान की सेना की तरफ से ये धमकी हिंदुस्तान की तरफ से पिछले महीने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को एक तरफा सस्पेंड करने के बाद आई है। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। बता दें, पहलगांव हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान परेशान दिख रहा है। तो पाकिस्तान की इस परेशानी को दूर करने के लिए चीन खुलकर सामने आ गया है। चीन ने कहा कि हिंदुस्तान के पानी रोकने की धमकी के बाद अब उसने पाकिस्तान में बनने वाले बांध का काम तेज कर दिया है। चीन की सरकारी कंपनी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 2019 से उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मोहम्मद जल विद्युत परियोजना पर काम कर रही है, जिसे अगले साल तक पूरा होना है, लेकिन अब इसे इसी साल पूरा करने की कोशिश तेज हो गई है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी चीन यात्रा पर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान के साथ हुई जंग में पाकिस्तान ने चीन के ही हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। चीन पहले से ही हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के बीच कोई बड़ी डील हो सकती है, क्योंकि 20 मई को तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भी बीजिंग पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान के साथ मिलकर चीन सुरक्षा समीकरणों को साधने की कोशिश कर सकता है। उधर हिंदुस्तान ने इस बैठक पर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर बीजिंग तालिबान और पाकिस्तान के बीच डील कराने में कामयाब रहा तो ये हिंदुस्तान के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि पहले से ही बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल में चीन का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में तालिबान ने तटस्थ रुख दिखाया है। और अब बात अगली खबर की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या कर रहे हैं? क्या वह हिंदुस्तान के दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं? एक तरफ तो ट्रंप हिंदुस्तान पर लगातार तंज कस रहे हैं, हिंदुस्तान की तरक्की को रोकने वाले कदम उठा रहे हैं, अमेरिका के उद्योगपतियों से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में निवेश नहीं करें, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के दुश्मनों को गले लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप हिंदुस्तान विरोधी कैंप में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि ट्रंप उन देशों से नजदीकी बढ़ा रहे हैं जिनके साथ हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की शामिल हैं। अब एक नई बात सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के कॉलेज के दोस्त जेंट्री बीच ने जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद वो बांग्लादेश और तुर्की भी गए थे। फिर उन्होंने मार-ए-लागो में ट्रंप सीनियर और उनके करीबी सहयोगियों को पाकिस्तान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक अद्भुत जगह है, वहां दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रियल एस्टेट के क्षेत्र में अरबों डॉलर के सौदे किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेंट्री बीच की 2 बार मेजबानी की।
जेंट्री ने शहबाज से कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान की फिक्र है। इसके बाद वो बांग्लादेश पहुंचे। वहां बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जमात इस्लामी के नेताओं और बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से मुलाकात की। यहां भी उन्होंने ऊर्जा और खनिज क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई। इसके साथ ही तुर्की को लेकर भी ट्रंप का नया रुख सामने आया है। ट्रंप तुर्की पर लगाया गया काटसा प्रतिबंध जल्द ही हटाने की तैयारी में है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं ये बात कह सकता हूं कि काटसा में ढील दी जा रही है। इस बारे में अमेरिका से बातचीत शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही ट्रंप के जिस फैसले पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वो है ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस के नवगठित सलाहकार बोर्ड में 2 सदस्यों की एंट्री पर। इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ को धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में जगह दी गई है, जिनके तार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इस्माइल रॉयर पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा से साल 2000 में ट्रेनिंग ले चुका है और कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने का आरोपी है। पूर्व जिहादी कहलाने वाला रॉयर आतंकवाद से संबंधित आरोपों में 13 साल तक जेल की सजा काट चुका है। साल 2003 में रॉयर पर अमेरिका में आतंकवाद फैलाने के आरोप लगे। उस पर अल-कायदा से जुड़े होने का भी केस रहा है। 2001 में इस्माइल रॉयर और शेख हमजा की जोड़ी ने ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के मुरीदके की यात्रा की थी। मुरीदके हिंदुस्तान के हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हिंदुस्तानी सेना के निशाने पर रहा था। ऐसे में ट्रंप के फैसले हिंदुस्तान को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। और अब बात अगली खबर की। पश्चिम एशिया का दौरा पूरा करने के बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी को लेकर 19 मई को उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से अलग-अलग फोन पर बात की। इसकी जानकारी पहले से ही अमेरिका की तरफ से दे दी गई थी। साथ ही ये भी बता दिया गया था कि ट्रंप रूस के सामने क्या प्रस्ताव रख सकते हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इस बातचीत पर थी, क्योंकि ट्रंप को उम्मीद थी कि ये बातचीत फरवरी 2022 से चल रहे इस संघर्ष को रोकने का रास्ता खोलेगी। ऐसे में उन्होंने रूस और यूक्रेन के अलावा नाटो देशों के नेताओं से भी चर्चा की और सोशल मीडिया पर इसे प्रोडक्टिव डे बताया। पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के नेताओं से हुई बातचीत युद्ध विराम का रास्ता साफ करेगी। बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा, ट्रंप को भरोसा है कि पुतिन से बातचीत सफल होगी। ट्रंप ने युद्ध को बेकार बताया और कहा कि वो इसे जल्द खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने व्यापार और आर्थिक प्रोत्साहनों का जिक्र किया, जिससे लगता है कि वो रूस पर लगे प्रतिबंधों में राहत देकर समझौता कर सकते हैं। हालांकि उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी कि अगर पुतिन गंभीर नहीं हुए तो रूस पर और सख्त प्रतिबंध लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की आलोचना भी हो रही है। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर शांति वार्ता के लिए दबाव बना रहा है। यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत रह चुकी ब्रिजेट ब्रिंक ने भी आरोप लगाया कि अमेरिका सरकार यूक्रेन पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि जो आक्रमणकारी हैं उसका ही समर्थन किया जा रहा है और पीड़ित को दबाया जा रहा है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीत से पहले ही दावा किया था कि वो सत्ता में आए तो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। हालांकि जनवरी में सत्ता संभालने के बाद अब ट्रंप को कई माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं हो पाया है, जिससे ट्रंप की समझौता कराने वाले नेता की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप के लिए ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब बात इजराइल की। इजराइल किसी भी कीमत पर हमले रोकने को राजी नहीं है। इजराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो गजा पर कब्जा करके ही मानेगा। हालांकि इन सब के बीच में गजा पट्टी में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर भी है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में राहत सामग्री भेजने का ऐलान किया है। यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5 लाख फिलिस्तीनी खाद्यान्न संकट से जूझ रही हैं। 10 लाख और लोग के सामने पोषण संकट पैदा हो चुका है। इस हालात को देखते हुए नेतन्याहू ने भोजन देने की बात कही है, लेकिन चेतावनी दी है कि कोई भी मदद हमास के हाथ ना लगे। ये फैसला लगभग 3 महीने की नाकाबंदी के बाद लिया गया है, लेकिन इजरायली सेना के भीषण जमीनी हमले ने ये बता दिया है कि जंग अभी नहीं रुकेगी। इजराइल के नए सैन्य अभियान गिदोआन चैरियट्स में एक ही दिन में 151 लोगों की जान चली गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गजा में इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायली सेना ने घेर लिया है। यही नहीं, गजा में इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में हमास के पूर्व प्रमुख याह्या सिनवार के छोटे भाई मोहम्मद सिनवार और उसके बेटे की जान चली गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात एक हवाई हमले में मोहम्मद सिनवार के भाई जकारिया सिनवार के साथ 10 और सहयोगियों की भी जान चली गई। बता दें कि इजरायली सेना ने यूरोपीय अस्पताल के नीचे स्थित एक भूमिगत कमांड सेंटर को निशाना बनाया था, जहां मोहम्मद सिनवार के छिपे होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि इजराइल ने अभी तक मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री केट्ज ने विदेश मामलों और रक्षा समिति को बताया है कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सभी संकेतों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद सिनवार को मार गिराया गया है। वहीं हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 16 और लोग मारे गए हैं और 70 अन्य घायल हैं।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया की गहराइयों में छिपे हाइड्रोजन के भंडार की। पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो सबको हैरान कर रही है। धरती की गहराइयों में हाइड्रोजन का इतना बड़ा भंडार मिला है जो 1,70,000 साल तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है, वो भी बिना प्रदूषण के। ऑक्सफोर्ड, डरहम और टोरंटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये कमाल किया है। हाइड्रोजन को ग्रीन फ्यूल कहते हैं क्योंकि इसे जलाने पर सिर्फ पानी बनता है, न धुआं न CO2। अभी तक हाइड्रोजन कोयले या गैस से बनता था जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये नया हाइड्रोजन, जिसे व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं, पूरी तरह प्राकृतिक है। ये धरती के नीचे चट्टानों और पानी के रिएक्शन से बनता है। वैज्ञानिकों ने कनाडा के कैनेडियन शील्ड में ऐसी जगह ढूंढी जहां हाइड्रोजन रिस रहा है। उन्हें लगता है ऐसी जगह पूरी दुनिया में हो सकती है। हाइड्रोजन निकालना आसान नहीं है, इसके लिए नई तकनीकों और सटीक मैपिंग की जरूरत है। मजेदार बात यह है कि कुछ बैक्टीरिया हाइड्रोजन को खा जाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां ये गैस सुरक्षित रहे। अगर इसे सही तरीके से निकाला जाए तो 2050 तक हाइड्रोजन की 6 गुना बढ़ने वाली मांग को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस खोज को बाजार तक लाने के लिए वैज्ञानिकों ने स्नोफॉक्स डिस्कवरी लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई है। ये सैटेलाइट डेटा और रिसर्च की मदद से हाइड्रोजन के भंडार ढूंढ रही है। ये खोज प्रदूषण मुक्त, लंबे समय तक चलने वाले और हरित भविष्य देने वाले ईंधन दे सकती है। हालांकि चुनौतियां हैं, जैसे नई तकनीक और निवेश की जरूरत, फिर भी ये खजाना ऊर्जा संकट का हल बना सकता है और हमें साफ सुथरा भविष्य दे सकता है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।